एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। ये नौलखे का इलाका था जहां गलियों में पुराने और रिकंडीशन टायरों की बहुत बड़ी मार्केट थी। पूरे इलाके में सन्नाटा था। शारिक ने गाड़ी एक तंग सी गली में मोड़कर एक 3 मंजिला मकान के सामने रोक ली। गाड़ी से उतरकर दरवाजा बंद करके लॉक किया। दूसरी तरफ से आकर समीना को सहारा देकर नीचे उतारा। वो समीना को सहारा देकर चलाता हुआ मकान के दरवाजे तक ले गया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन 2-3 मिनट गुजरने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो दूसरी मर्तबा उसने जरा जोर से दस्तक दी। उसके 1 मिनट के बाद अंदर से एक खाबीदा सी आवाज सुनाई दी। कौन है? शारिक ने कहा, मैं हूँ शारिक, दरवाजा खोलो। वो आवाज खासी भारी थी। आवाज से समीना ने अंदाजा लगाया था कि वो अधेड़ उम्र भारी भरकम आदमी होगा, लेकिन जब दरवाजा खुला तो उसे देखकर चौंक गई। वो कोई मर्द नहीं, अधेड़ उम्र औरत थी। सामने कुशादा सेहन था। आखिर में 3 कमरे थे। एक दीवार पर बल्ब रोशन था। बाईं तरफ एक कमरे के बराबर कबूतरों का बहुत ऊंचा पिंजरा था। उसके दाएं बाएं कबूतरों के लिए 2 बहुत ऊंची छतरियां लगी हुई थीं। पिंजरे में लातादाद कबूतर भरे हुए थे। शारिक समीना को लेकर अंदर आ गया। वो औरत समीना को देखकर चौंके बगैर न रह सकी थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उलझी हुई नजरों से शारिक की तरफ देखने लगी। शारिक ने आगे बढ़ते हुए पूछा, भोला घर पर नहीं है क्या? उस औरत ने कहा, सियालकोट गया हुआ है, आज आना था मगर आया नहीं, शायद सुबह सवेरे आ जाएगा। उसकी आवाज पहाड़ी कव्वे जैसी भारी थी। शारिक बोला, कमरे का दरवाजा खोलो, इसके पैर में मोच आ गई है, इसे आराम की जरूरत है। उस औरत ने आगे बढ़कर एक कमरे का दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल होकर बत्ती भी जला दी। शारिक समीना को लेकर कमरे में आ गया। कमरे में एक चारपाई थी जिस पर साफ सुथरा बिस्तर बिछा हुआ था। एक छोटी सी मेज थी, 2 कुर्सियां थीं और खूंटी पर कुछ जनाना कपड़े टंगे हुए थे। लेकिन समीना के ख्याल में ये कपड़े उस औरत के नहीं हो सकते थे। मेज पर कुछ कॉपियां और किताबें भी पड़ी थीं जो समीना के इस ख्याल की तस्दीक कर रही थीं। शारिक ने समीना को चारपाई पर बिठा दिया। उस औरत ने समीना की तरफ देखते हुए पूछा, कौन है ये? क्या हुआ इसे? शारिक ने जवाब दिया, ये समीना है, इसके पैर में मोच आ गई है। वो औरत बोली, ओह ये है समीना, मोच का इलाज तो बहुत आसान है, अपना पैर दिखाओ मुझे। समीना उस वक्त पैंट शर्ट पहने हुए थी। उसने पांचा ऊपर उठा दिया। उसका टखना सूज गया था। उस औरत ने उसके पैर को टटोल कर देखा तो समीना के मुंह से कराह सी निकल गई। उस औरत ने पूछा, इसके पैर में पहले भी मोच आई थी? समीना ने जवाब दिया, हाँ। उसे फैसलाबाद का वो वाकया याद आ गया जब कब्रिस्तान में नौलखे के अड्डे पर पुलिस पार्टी ने छापा मारा था और वहां से भागते हुए उसके इसी पैर में मोच आ गई थी। वो औरत बोली, मैं मालिश कर देती हूँ, 3-4 दिन में तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए वो कमरे से निकल गई। 15-20 मिनट के बाद वो पहाड़ी कव्वे जैसी आवाज वाली औरत एक कटोरे में सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर गर्म करके ले आई। उसने एक हाथ से समीना का पैर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मालिश करने लगी। उसने पैर को 1-2 ऐसे झटके दिए कि समीना की चीखें निकल गईं। मालिश करने के बाद उसने पैर पर कपड़ा लपेट दिया। वो औरत तेल वाला कटोरा उठाकर बाहर चली गई। वो औरत बोली, बस अब आराम से लेट जाओ, पैर को हिलाना मत, 1-2 दिन में ठीक हो जाओगी। वो तेल वाला कटोरा उठाकर बाहर चली गई। समीना ने शारिक से पूछा, ये औरत कौन है और ये घर किसका है? शारिक बोला, भोले की माँ है, रेशमा नाम है इसका। समीना ने उसकी बात काटी, बोली, मुझे तो कोई जल्लाद लगती है, कैसी बेदर्दी से मेरे पैर को झटके दिए थे। आवाज तो इसकी पहाड़ी कव्वे जैसी है और नाम रेशमा। शारिक ने उसके रिमार्क्स पर तवज्जो दिए बगैर कहा, बहुत अच्छी औरत है, 2-3 दिन यहाँ रहोगी तो तुम इसकी गर्विदा हो जाओगी। इसकी एक बेटी भी है, हुमैरा, मैट्रिक में पढ़ती है, बहुत अच्छी लड़की है, मिलोगी तो खुश हो जाओगी। समीना बोली, कहाँ है वो? शारिक बोला, भोले के साथ सियालकोट गई है, सुबह आ जाएगी तो मिल लेना। समीना बोली, ये कौन लोग हैं, तुम्हारा इनसे क्या ताल्लुक? शारिक बोला, भोले का बाप मेरे गिरोह में था, चंद हफ्ते पहले पुलिस के हाथों मारा गया था। ये मकान इनका अपना है, नीचे की 2 मंजिलें किराए पर दे रखी हैं। भोला इंटर पास है, कोई नौकरी नहीं मिली तो यहीं टायर मार्केट में एक दुकान पर काम करने लगा। उसे कारोबार की कुछ समझ बूझ आ गई है। मेरे मशवरे पर अब वो अपनी दुकान खोल रहा है। अपनी ही बिल्डिंग के एक दुकानदार को दुकान खाली करने का नोटिस दे रखा है। 10-12 दिन तक वो दुकान खाली हो जाएगी तो भोला अपना काम शुरू कर देगा। उसे कबूतरों का शौक है। बाहर पिंजरा देखा है तुमने? ये कबूतर उसी ने पाल रखे हैं। कबूतरों के साथ पतंगबाजी का भी शौक है। सुबह आएगा तो देखना कितनी पतंगें और डोरें जमा कर रखी हैं इसने।
तभी वो औरत अंदर दाखिल हुई। बोली, मालूम होता है तुम लोग किसी से लड़कर आए हो। क्या हालत हो रही है तुम दोनों की, तुम इनमें से कोई कपड़े पहन लो। उसने समीना को मुखातिब करते हुए खूंटी पर टंगे हुए कपड़ों की तरफ इशारा किया। फिर बोली, और शारिक बेटा, तुम भी भोले के कमरे में जाकर कपड़े बदल लो। मगर तुम लोगों की ये हालत हुई कैसे? शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ लोगों के हत्थे चढ़ गए थे। फिर समीना की तरफ देखते हुए बोला, तुम कपड़े बदल कर सो जाओ, सुबह देखा जाएगा। शारिक और रेशमा कमरे से निकल गए। समीना ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया और खूंटी से एक जोड़ा उतार कर अपने कपड़े बदलने लगी। कपड़े बदलने के बाद वो बिस्तर पर लेट गई। उसके जिस्म में कई जगहों से टीसें उठ रही थी। उस वक्त की लगी हुई चोटें अब अपना रंग दिखा रही थीं। समीना दांत भेंचे लेटी रही और बिलाखिर नींद की आगोश में पहुंच गई। याकूब ऊपर चला गया था। जीला और उसका साथी रहमत उसी कमरे में दरी पर बैठे रहे। उनके सामने ग्लास और शराब की 2 बोतलें रखी हुई थीं। पानी का जग भी था। एक बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी और दूसरी में कुछ शराब बाकी थी। याकूब उस मंदिर में हेरोइन के अलावा चर्स और देसी शराब भी फरोख्त करता था। उसके ग्राहकों में ज्यादा तादाद मोटर मैकेनिकों, ठेले वालों और इसी किस्म के लोगों की थी। बेशतर नौजवान भी आते थे, मगर उनकी आमदोरफ्त ज्यादातर शाम से पहले पहले ही रहती थी। नौजवान हेरोइन के शौकीन थे। शाम 7 से रात 10, साढ़े 10 बजे तक मोटर मैकेनिक किस्म के लोग आते थे और उन लोगों को ज्यादा दिलचस्पी शराब से थी। माजे गुज्जर ने आज शाम से पहले ही शारिक के डेरे पर हमला करने का प्रोग्राम बना लिया था। डेरे को आग लगाना भी उसी के मंसूबे में शामिल था। उसने अपने आदमियों को हिदायत की थी कि अगर शारिक हाथ लग जाए तो उसे पकड़कर याकूब के इस डेरे पर ले आएं। माजे ने 12 बजे तक यहाँ इंतजार किया था, फिर अपने घर चला गया था। उसने याकूब को हिदायत कर दी थी कि अगर कोई बहुत ही अहम इत्तला मिले तो उसे फौरन नहर वाली कोठी पर मुत्तला कर दिया जाए। जीला याकूब का आदमी था और रहमत माजे गुज्जर का। शारिक के डेरे को आग लगाने के बाद उनके दूसरे साथी तो तितर बितर हो गए थे और जीला और रहमत वहीं टहलते रहे थे। जीले का ख्याल था कि डेरे को आग लगने की इत्तला पाकर शारिक वहां जरूर आएगा और वो लोग उसे गिरफ्त में लेने की कोशिश करेंगे। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि शारिक समीना के साथ महज इत्तेफाक से इस तरफ आ निकला था और बड़ी आसानी से वो दोनों उनके हाथ भी लग गए थे। वो लोग उन्हें मंदिर में ले आए थे। रहमत का ख्याल था कि मांझे गुज्जर को उनके बारे में फौरन ही इत्तला दे दी जाए, लेकिन समीना को देखकर याकूब की राल टपक पड़ी। याकूब का शायद ख्याल था कि समीना उसके लिए तरने वाला साबित होगी, लेकिन उन दोनों ने मार मार कर याकूब का हुलिया ही बिगाड़ दिया और अगर जीला और रहमत मुदाखलत न करते तो शायद वो दोनों उसे खत्म ही कर देते। शारिक और समीना को काबू में करने के लिए उन्हें बड़ी मेहनत करना पड़ी थी। रहमत ने उस वक्त भी मशवरा दिया था कि मांझे गुज्जर को इत्तला दे दी जाए, मगर याकूब ने सख्ती से मना कर दिया था। अब वो समीना से अपनी तौहीन का बदला लेना चाहता था। वो तीनों उस कमरे में आ गए। याकूब ने अपनी जख्मी उंगली शराब में तर करके उस पर पट्टी बांध ली और वो तीनों बैठकर शराब पीने लगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद याकूब उठ गया। उसने उन दोनों से वादा किया था कि वो उन्हें भी समीना से अपनी तौहीन का बदला लेने का मौका देगा। याकूब के जाने के बाद वो दोनों बैठे शराब पीते और कहकहे लगाते रहे। 10-15 मिनट के बाद ही उन्होंने एक हल्की सी निस्वानी चीख सुनी। रहमत का ख्याल था कि चीख की आवाज अकबी गली से आई थी। उसने उठकर खिड़की से बाहर झांका था, लेकिन तारीकी में कुछ दिखाई न दिया था। वो दोबारा जीले के पास आकर बैठ गया। तकरीबन 10 मिनट और गुजर गए। फिर एक कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। आवाज से बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे वो कार पिछली गली में रुकी हो। रहमत एक बार फिर उठकर खिड़की से झांकने लगा। खिड़की में आहनी सलाखें लगी हुई थी। वो गर्दन बाहर नहीं निकाल सकता था, लेकिन खिड़की से कदरे बाईं तरफ गली में एक कार को देखकर वो चौंके बगैर न रह सका। कार के हेडलैंप्स रोशन थे, लेकिन उसके अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था और फिर दफतन वो चौंक गया। बाईं तरफ से एक आदमी किसी औरत को सहारा देकर कार की तरफ ला रहा था। वो औरत लंगड़ा रही थी। वो अगरचे बराह रास्त कार के हेडलैंप्स की रोशनी में नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे साफ नजर आ रहे थे। दूसरे ही लम्हे वो उछल पड़ा। उसने शारिक और समीना को पहचान लिया था। वो मुड़कर जीले की तरफ देखते हुए चीखा, ओए जीले उठ होए, वो देख वो दोनों भाग रहे हैं। जीले ने लापरवाही से जवाब दिया, भागने दे भाई। उसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। बोला, कहां तक भागेंगे, थक कर खुद ही गिर जाएंगे। रहमत ने करीब आकर जीले को झंझोड़ा। बोला, ओए मैं समीना और शारिक की बात कर रहा हूँ, वो दोनों कार में भाग रहे हैं। जीला बड़बड़ाया, समीना और शारिक, और फिर एकदम जैसे होश में आ गया। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। बोला, कहाँ हैं वो दोनों, कहाँ भाग रहे हैं? रहमत बोला, पिछली गली में कार पर बैठ रहे हैं। जीला खिड़की की तरफ लपका। वो शायद खिड़की से छलांग लगाना चाहता था, मगर सलाखों से सर टकरा गया। इस टक्कर के साथ ही उसका सारा नशा हिरन हो गया। रहमत भी अच्छी तरह समझता था कि अगर वो मंदिर से निकलकर पिछली गली में जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बहुत देर हो जाएगी। शारिक और समीना निकल जाएंगे। उन्हें रोकने की एक तरकीब उसकी समझ में आ गई। उसने लपक कर राइफल उठा ली और खिड़की की सलाखों से नाल बाहर निकाल कर गोली चला दी।
गोली कार की पिछली विंड स्क्रीन पर लगी, लेकिन शायद उन दोनों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उसने दूसरा फायर किया, लेकिन इस दौरान कार आगे निकल गई। खिड़की में सलाखों की वजह से वो राइफल की नाल को ज्यादा घुमा नहीं सकता था। रहमत चीखा, वो निकल गए, भागो उनके पीछे। वो दोनों दौड़ते हुए कमरे से निकले। उनका रुख मंदिर से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ था। मंदिर के मरकजी हॉल में बल्ब रोशन था। वो दरवाजे के करीब रुक गए। दरवाजे को अंदर से कुंडा लगा हुआ था। जीला बड़बड़ाया, दरवाजा तो बंद है, वो लोग बाहर कैसे जा सकते हैं? तुम्हें कार वालों को पहचानने में गलती तो नहीं हुई? रहमत बोला, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वही दोनों थे, मेरे साथ आओ। और वो दोनों उस कमरे में आ गए जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थीं। वो दोनों दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ते चले गए। बालकनी में भी रुके बगैर वो उस कमरे की तरफ दौड़े जहां शारिक और समीना को बांध कर डाला गया था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो दौड़ते हुए अंदर घुस गए, लेकिन दूसरे ही लम्हे उन्हें ठिठक कर रुक जाना पड़ा। सामने फर्श पर याकूब आड़ा तिरछा बेहिस्सो हरकत पड़ा था और समीना और शारिक गायब थे। जीला बड़ी तेजी से आगे बढ़कर याकूब पर झुक गया। पहले उसे हिलाया जुलाया, फिर उसकी नाक के सामने हाथ रख दिया। सांस की आमदोरफ्त जारी थी, जिसका मतलब था कि वो जिंदा है। रहमत बोला, ये देखो, वो लोग इस खिड़की के रास्ते फरार हुए हैं। जीला रहमत की आवाज सुनकर उसके करीब आ गया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। खिड़की की चौखट से बंधी हुई रस्सी ने उन पर वाजे कर दिया था कि वो दोनों उस खिड़की के रास्ते किस तरह फरार हुए थे। रहमत ने रस्सी ऊपर खींच ली। जीला कयास आराई करते हुए बोला, इसका मतलब है कि याकूब के ऊपर आने से पहले वो लोग अपने हाथ पैर खोल चुके थे। याकूब जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने इस पर हमला कर दिया और इसे बेबस करने के बाद इस रस्सी के जरिए खिड़की के रास्ते फरार हो गए। रहमत ने उसकी तायद में सर हिलाया, बोला, यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। जीले ने कहा, इनके पीछे जाना बेकार है, अब तक वो बहुत दूर निकल चुके होंगे, इसे नीचे लेकर चलो, इसकी हालत तो बुरी है, शायद बच जाए। उसने याकूब की तरफ इशारा किया। याकूब देवकामत था। वो दोनों उसे किसी न किसी तरह नीचे वाले कमरे में लाने में कामयाब हो गए और फिर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। याकूब होश में नहीं आ सका था। वो होश में आए बगैर ही खत्म हो गया। जीले ने अजीब सी निगाहों से रहमत की तरफ देखा। बोला, अब क्या होगा? रहमत बोला, होना क्या है, इसकी लाश को यहीं रहने दो और निकल चलो यहाँ से। जीला बोला, 3 बज रहे हैं, रास्ते में पुलिस ने रोक लिया तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। दिन चढ़ने दो, फिर निकलते हैं यहाँ से। रात का बकिया हिस्सा भी उन्होंने जागते ही गुजारा और फिर जैसे ही दिन की रोशनी तुलू हुई, वो दोनों मंदिर से निकल आए। उन्होंने चादरें ओढ़ रखी थी जिनके अंदर राइफलें छुपी हुई थीं। उन्हें मंदिर से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा था। वो मोहतात अंदाज से चलते हुए लारी अड्डे में दाखिल हो गए और फिर दूसरी तरफ से सड़क पर निकल आए। वहां से उन्हें फौरन ही रक्षा मिल गया और वो रक्षे पर बैठकर माझे गुज्जर की कोठी की तरफ रवाना हो गए। जब वो लोग माझे गुज्जर की कोठी पर पहुंचे तो सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था। माझा गुज्जर सो रहा था, उसे जगा दिया गया। जीला और रहमत माझे गुज्जर के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उसके गुस्से से बचने के लिए उन्होंने रास्ते में ही एक फर्जी कहानी घड़ ली ताकि उन्हें माझे के गुस्से का निशाना न बनना पड़े। जीला उसे बता रहा था, शारिक का मुजंग वाला डेरा जलकर राख हो गया है। रात 1 बजे शारिक की दोस्त समीना हमारे हाथ लग गई थी। हम उसे मंदिर ले गए। हम मंदिर पहुंचे ही थे कि हमें इत्तला मिली कि शारिक अपने 3 आदमियों के साथ आपके निस्बत रोड वाले डेरे की तरफ जा रहा था। हमने सोचा कि अच्छा मौका है, हम शारिक को भी गिरफ्त में ले सकते हैं। हम समीना को याकूब के हवाले करके निस्बत रोड की तरफ रवाना हो गए, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि इत्तला गलत मिली थी। मेरे जहन में अचानक ही ये ख्याल आया कि हमारे साथ धोखा तो नहीं हुआ। हम फौरन वापस मुड़े। जब हम मंदिर पहुंचे तो मेरे इस ख्याल की तस्दीक हो गई। समीना गायब थी और याकूब बेहोश पड़ा था। उसे बड़ी मुश्किल से होश में लाया गया। उसकी हालत बहुत अबतर थी। वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले उसने बताया कि शारिक और उसके 2 साथी वहां आए थे और वो समीना को छुड़ा कर ले गए। याकूब ने मज़ाहमत की तो उन्होंने उसकी गर्दन मरोड़ दी। मुझे हैरत थी कि वो उस वक्त तक जिंदा कैसे रहा। माझा गुज्जर बोला, शारिक को कैसे पता चला कि समीना को वहां ले जाया गया है? जीले ने कंधे उचका दिए, बोला, पता नहीं, वैसे हो सकता है शारिक के किसी आदमी ने हमारा पीछा करके उस ठिकाने का पता मालूम कर लिया हो और फिर शारिक को इत्तला दे दी हो, और शारिक ने हमें वहां से हटाने के लिए किसी आदमी तक इत्तला पहुंचा दी हो कि वो आपके निस्बत रोड वाले डेरे पर जा रहा है। इस तरह मौका पाकर वो मंदिर से समीना को निकाल ले गया। माझा गुज्जर ने कहा, इसका मतलब है कि हमारा कोई भी अड्डा शारिक की निगाहों से महफूज नहीं रहा। उसकी आंखों में तशवीश नुमाया थी। जीले ने कहा, अगर तुम इजाजत दो तो हम शारिक के 2-3 आदमियों को उठा लें, उनमें से किसी से तो शारिक का पता चल जाएगा। माझे ने नफी में सर हिलाया, बोला, कोई फायदा नहीं होगा। उसके कितने आदमी हमारे हाथों मारे जा चुके हैं, मगर किसी ने भी उसके खिलाफ जबान नहीं खोली। अब मैं खुद मालूम करूंगा कि वो बुज़दिल चूहा कहाँ छुपा हुआ है। माझा गुज्जर सारा दिन अपनी कोठी में रहा। शाम से जरा पहले वो कोठी से रुखसत होकर मुख्तलिफ जगहों पर घूमता हुआ सुल्तान सराय आ गया।
जहां वो अपने एजेंट की चाय की दुकान के सामने बेंच पर बैठा एक और आदमी से बातें कर रहा था कि दो आदमी सामने वाले बेंच पर आकर बैठ गए। उनमें एक बेतहाशा मोटा दाढ़ी वाला आदमी था। उसे माझा गुज्जर भी जानता था। वो सूफी के नाम से मशहूर था और सुल्तान सराय ही में उसकी कबाड़िये की दुकान थी। माझे गुज्जर से कभी कभार उसकी अलग सलग हो जाती। उस वक्त भी उसने माझे को देखकर सलाम किया। दूसरा आदमी उसका मेहमान था जिसे वो चाय पिलाने के लिए लाया था। सूफी के मेहमान ने पूछा, तुम्हारा ट्रक ठीक हुआ या नहीं? सूफी ने जवाब दिया, वर्कशॉप में खड़ा है, पता नहीं राजे ने क्या किया है, उसका इंजन ही बैठ गया है, अब उस पर अच्छी खासी रकम लगेगी। मेहमान ने पूछा, राजे को ट्रक की क्या जरूरत पड़ गई? सूफी ने जवाब दिया, पता नहीं, उस दिन मेरे पास आया और ट्रक पर स्क्रैप लदवा कर ले गया, लेकिन दूसरे दिन वो ट्रक पर स्क्रैप भी वापस ले आया था। उस वक्त तो ट्रक ठीक था, लेकिन शाम को जब ड्राइवर ने स्टार्ट करने की कोशिश की तो स्टार्ट नहीं हुआ। मेहमान ने पूछा, राजे जैसे आदमी का स्क्रैप से क्या काम? सूफी बोला, पता नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। उस दिन के बाद राजे से मुलाकात भी नहीं हुई, वरना उससे पूछता कि ट्रक के साथ उसने क्या किया है। उनकी बातों में राजे का नाम सुनकर माझा गुज्जर चौंके बगैर न रह सका। वो राजे को अच्छी तरह जानता था। वो लंडे के इलाके में घूम फिर कर हेरोइन फरोख्त करता था। वो किसी एक पार्टी से वाबस्ता नहीं था, मुख्तलिफ पार्टियों से माल लेता था। कई मर्तबा माझे से भी माल ले चुका था। उसे ये मालूम नहीं था कि वो शारिक से माल लेता था या नहीं, लेकिन सूफी और उसके मेहमान में होने वाली गुफ्तगू से उसका जहन कुछ उलझ गया। राजा मनशियात फरोश था, उसका स्क्रैप से क्या काम? और फिर वो ट्रक पर स्क्रैप लदवा कर ले गया और दूसरे दिन स्क्रैप भी वापस ले आया। इसका मतलब था कि उसे स्क्रैप से लदे हुए ट्रक की जरूरत थी। हो सकता है वो स्क्रैप की आड़ में कोई चीज कहीं लेकर गया हो। सूफी जब अपने मेहमान के साथ उठकर जाने लगा तो माझे ने उसे रोक लिया। बोला, सूफी यार, मेरी एक बात सुनना जरा। सूफी उसके करीब आ गया। फरमाओ उस्ताद जी। उसका मेहमान दूर ही खड़ा रह गया। माझे ने पूछा, तुम अभी राज्य के बारे में कोई बात कर रहे थे, क्या चक्कर है? सूफी ने एक बार फिर सारी बात दोहरा दी। आखिर में वो बोला, ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ सकी कि वो स्क्रैप लेकर क्यों गया था और फिर दूसरे दिन स्क्रैप वापस क्यों ले आया। उसने मुझसे स्क्रैप के पैसे भी वापस नहीं लिए। माझे ने पूछा, राजा आजकल कहाँ बैठ रहा है? सूफी बोला, आमतौर पर लंडे में बाबू होटल के आसपास फिरता रहता है, लेकिन उस दिन के बाद से नजर नहीं आया। माझे ने कहा, ठीक है, जाओ, बस यही मालूम करना था। सूफी उसे हाथ मिलाकर चला गया। माझा गुज्जर वहां कुछ देर बैठा रहा, फिर उठकर लंडे बाजार की तरफ आ गया। उस वक्त शाम हो रही थी, बत्तियां जल चुकी थी। माझा गुज्जर टहलता हुआ बाबू होटल में आ गया। उसने अंदर झांक कर देखा, राजा नजर नहीं आया। होटल से जरा आगे वो पान सिगरेट के एक खोखे पर रुक गया। उसने पान वाले से पूछा, राजा कहाँ है? पान वाले ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, कई दिन से यहाँ नजर नहीं आया। वो माझे को पहचान गया था। फिर बोला, सुना है आजकल गामे के साथ उसकी बड़ी गाड़ी छन रही है। गामे के नाम पर माझा चौंक गया। गामा शारिक का खास आदमी था। राज्य से गामे के ताल्लुक का मतलब ये था कि वो शारिक तक पहुंच गया है। अब उसे यकीन हो गया था कि स्क्रैप का ट्रक किसी ड्रामे ही में इस्तेमाल हुआ था। माझे ने पूछा, उसका घर कहाँ है? रात को कहाँ रहता है? पान वाले ने कहा, घर का पता नहीं, वैसे वो आजकल गामे के साथ ही रह रहा है। माझा गुज्जर वहां ज्यादा देर न रुका। वो टहलता हुआ दोबारा सुल्तान सराय आ गया। उसकी गाड़ी यहीं खड़ी थी। वो गाड़ी में बैठकर मुजंग की तरफ रवाना हो गया। उसने मुजंग में शारिक के डेरे के आसपास की गलियों का चक्कर लगाया। उसका डेरा जलकर राख हो चुका था। उससे मुल्हिक कई वर्कशॉप भी तबाह हो गए थे। उसने साथ वाली गली में परचून की एक दुकान के सामने गाड़ी रोक ली और उतर कर दुकान में आ गया। दुकान के बाहर डीप फ्रीजर भी रखा हुआ था और डीप फ्रीजर देखकर ही उसने कार रोकी थी। उसने 7 अप की एक बोतल ली और दुकानदार की तरफ देखते हुए बोला, तवेले को आग कैसे लगी थी? दुकान वाला बोला, आग लगी नहीं, लगाई गई थी। पहले आपस में फायरिंग हुई, फिर मुखालिफ पार्टी ने आग लगा दी। एक लिहाज से तो बहुत अच्छा हुआ। ये तवेला मनशियात का बहुत बड़ा अड्डा था। मुखालिफ पार्टियों से आए दिन इसका झगड़ा रहता था। फायरिंग से पूरे इलाके में खौफो हरास फैल जाता था। अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं। अब जरा सुकून होगा, लेकिन इसके साथ आग से और लोगों का भी नुकसान हुआ है। उसका जरा अफसोस है। माझा बोला, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? दुकानदार बोला, कोई इंसान तो नहीं, अलबत्ता 3 घोड़े जलकर मर गए। माझा बोला, घोड़ों की खैर है, बंदे तो बच गए ना। माझे ने 7 अप की बोतल खाली करके जेब से 5 का एक नोट निकाल कर भी दुकानदार के सामने रख दिया। फिर पूछा, कोई पकड़ा तो नहीं गया? दुकानदार बोला, ऐसे लोग पकड़े तो नहीं जाते। कई सालों से यहाँ मनशियात का अड्डा चल रहा है। इलाके के लोग इसके खिलाफ हुकाम को दरखास्तें देते रहते हैं। पुलिस भी सब कुछ जानती है, मगर पुलिस को भत्ता मिलता है, इसलिए इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। और ऊपर से दबाव पड़ता है तो पुलिस के मुखबर पहले मनशियात फरोशों को इत्तला कर देते हैं, फिर छापा मारते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि सब लोग छापा पड़ने से पहले ही भाग जाते हैं। माझे गुज्जर ने कहा, अब तो ये अड्डा खत्म हो गया ना, अब तो इलाके के लोग सुकून का सांस ले सकेंगे। दुकानदार बोला, 2-4 दिन की बात है, फिर यही धंधा शुरू हो जाएगा।
कौन रोक सकता है इन लोगों को। माचा बोला, हाँ ये बात तो है, कौन रोक सकता है इन लोगों को। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, यहाँ एक गामा कोचवान भी हुआ करता था, उसे जानते हो? आजकल वो कहाँ है? दुकानदार बोला, कल रात वो भी यही था, फिर भाग गया। वैसे वो तांगा चलाना छोड़ चुका है, अब तो वो भी यही धंधा करता है। ये अड्डा भी वही चला रहा था। माचा बोला, लेकिन मैंने तो सुना है कि ये अड्डा शारिक का था। दुकानदार बोला, है तो शारिक का ही, मगर इसे चला गामा ही रहा था, अब पता नहीं भागकर कहाँ गया होगा। माचा गुज्जर कुछ देर मजीद इधर उधर की बातें करता रहा। उसे गामे या शारिक के बारे में कोई बात मालूम ना हो सकी। वो कार में बैठकर वहां से रुखसत हो गया। उस वक्त रात के 9:30 बज चुके थे। उसने कार एक गली में मोड़ी ही थी कि चौंक गया। गामा एक पुलिस हेड कांस्टेबल के साथ आ रहा था। वो सड़क के दूसरे किनारे पर थे, इसलिए गामा उसे देख नहीं सका। माचा गुज्जर ने कुछ आगे जाकर कार रोक ली, पिछली सीट पर पड़ी हुई चादर उठाई और गाड़ी के दरवाजे बंद करके गामे के पीछे चल पड़ा। उसने चादर इस तरह ओढ़ी थी कि अगर गामा मुड़कर भी देख ले तो उसकी शक्ल न देख सके। वो कुछ फासला देकर उन दोनों के पीछे पीछे चलता रहा। उसे समझने में देर न लगी कि वो थाने की तरफ जा रहा है।